सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, व्यापार के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुल्क भर में मौसम सर्द हो गया मगर माशी मार्केट्स में गर्मा गर्मी जारी है क्योंकि मार्केट पे तेज़ी का सिलसिला बरकरार है। ये तेज़ी या बेहतरी पहले इंटरबैंक मार्केट में देखी गई जहां रुपए की कदर तेज़ी से गिरती हुई कदर में बेहतरी आई और डॉलर की पेशकदमी रुक गई, जबकि अब दूसरी पेशरफ्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या बाजार हिस्स में दिखाई दे रही है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मार्केट में क्या तब्दीलियां आई हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे कि आज सिचुएशन स्टॉक एक्सचेंज की क्या है। सरमायाकार मुतमईन है, मार्केट में इस वक्त सिचुएशन बेहतर है, लेकिन आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सूरत हाल क्या है, इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी कफील, आज क्या रुझान देख रहे हैं आप मार्केट का? देखिए, इस बाज़ार के अंदर अगर हम बात कर लें तो ओवरऑल जो खबरें हैं वो खासी जो है वो यही वजूहत है कि जो सरमायाकारों का एतमाद है वो दिन ब दिन जो है वो अच्छा होता जा रहा है, मतलब एतमाद बढ़ता जा रहा है मार्केट के ऊपर। और अगर हम बात कर लें कि जो 2-3 खबरें हैं कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के हवाले से जो उनकी जो शेयर सूद थी उसमें कमी देखी गई अपने, जिसके बाद तवक्का है कि जो आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें शेयर सूद में जो है वो कमी का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो IMF की जो कंडीशंस थी उसको फुलफ़िल किया गया कि अपने गवर्नमेंट की जानिब से। उसके बाद जो है वो ये मुमकिन तौर पे जो अगली जो किस्त है पाकिस्तान को वो अगले महीने जो है वो मिल जाएगी। और अगर हम बात कर लें तो ओवरऑल जो खबरें खासी मस्बत हैं। और अगर हम बात कर लें स्ट्रीम की तो स्ट्रीम पे जो इस वक्त बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है और उसके अलावा जो दीगर सेक्टर्स हैं वो इस वक्त वो खासे परफॉर्म कर रहे हैं। और जो मार्केट सेंटिमेंट है, सरमायाकारों को यही कहना है कि ये चीज़ें होती हैं और पाकिस्तान को जो है वो IMF से तमाम अगर रकम मिल जाती तो उसके बाद यकीनन और पाकिस्तान का जो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स है वो 60,000 का जो लेवल है उसको अबूर करने में भी कामयाब हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो है वो 56,000 के जो है वो 600 के अराउंड है और मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव था और सरमायाकारों का एतमाद। शुक्रिया कफील, हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि अगर यही सेंटिमेंट बरकरार रहते हैं तो 60,000 से भी तजावुज़ कर सकता है इसी हफ्ते में। अब देखना यह कि अगले आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन बड़ा एक अहम मामला है और वो है IMF के साथ इस वक्त बातचीत का। वफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत पर बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का भी फैसला कर लिया है। हुकाम वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF वफ़द ने गुज़श्ता रात पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। IMF मिशन और पाकिस्तानी मुआशी टीम आज फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस सिचुएशन पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। उमर हयात खान हमारे इकनॉमिक रिपोर्टर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये भी कहा गया कि अब जो पॉलिसी सतह के मामलात हैं वो भी कुछ तय हो गए हैं, चीज़ें हो गई हैं, लेकिन जो हम ये देखते हैं कि मिनी बजट उसके बारे में कहा गया कि वो नहीं होगा। फिर 9,415 अरब जो टैक्स है उस पर भी बातचीत फाइनल हो गई। IMF खुद ये कह रहा है कि बहुत मुश्किल में पाकिस्तान जो IMF के टास्क है उनको पूरा कर रहा है। तो अब सिचुएशन क्या देख रहे हैं अगले आने वाले वक्त में डॉक्टर साहब? जी, कुछ तो लोगों के लिए ज़रा मुश्किलात होंगी, जैसे फिर दोबारा से बिजली के नरखों में इजाफे का प्रोग्राम है तो आगे ही इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है और जाहिर है कि इससे और भी आप तो देखा गैस के जो है वो तो इस माह से बढ़ ही जाएंगे। तो ओवरऑल जो है चूँकि हुकूमत को खसारे का बहुत बड़ा सामना है अभी भी, और ये ख़ास तौर पर सूद की मद में जो हमने रकम रखी थी बजट में 7.3 ट्रिलियन वो अब बढ़कर 8.6 ट्रिलियन तक उसका तखमीना है। तो यहाँ से जो 1300 अरब रुपए का नुकसान मज़ीद बजट में पैदा हुआ है उसके लिए जाहिर है कि फिर या तो अखराजात बहुत कम किए जाते, अब इसके अलावा अखराजात तो हुकूमती वही रह जाते हैं, डिफेंस है और बाकी हुकूमत के, तो वहाँ भी मुश्किल नज़र आता है। तो फिर रेवेन्यूज़ का ही मसला है कि लोगों पे और टैक्सेस लगाए जाएं। तो जब मज़ीद टैक्सेस लगेंगे तो उसमें से भी ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो तबका जो है आगे पास ऑन कर देते हैं। अगर जैसे रिटेलर्स पे टैक्स लगाएंगे तो वो फिर रिटेलर्स तो वो टैक्स थोड़ा देंगे, वो टैक्स तो दरअसल आवाम दे रहे होते हैं, वो जो भी चीज़ खरीदते हैं। तो
तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा। और इस लिहाज से देखा जाए तो आने वाले दिनों में हुकूमत को तो किसी हद तक IMF के प्रोग्राम में जो 9 मंथ का है इसमें तो कामयाबी हो जाएगी, मगर इलेक्शन के बाद वाली हुकूमत को सख्त मुश्किलात का फिर सामना करना पड़ेगा। सही। तो डॉक्टर साहब, खसारा हो रहा है, टैक्स से वो पूरा करने की कोशिश हो रही है, ये कोई सर हल नहीं है। इसमें मामला ये है कि आमदन का बढ़ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आपको कोशिशें हो रही हैं वो कहाँ और कैसे कारगर साबित हो सकती हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगवा लें, बाकी चीज़ों में हम आगे आ सकें, वो कैसे होगा? सही फरमाया आपने। देखिए, ये खसारे को इस तरीके से पूरा करने से तो मामला हल नहीं होगा जब तक हम अपने GDP का साइज जो है वो बड़ा नहीं करते हैं और जो शरह नमू है उसको भी तेज़ करते हैं। अब आबादी की रफ्तार तो आप देखते हैं कि बहुत ही हमारी आगे है और उससे भी उसकी अखराजात हमारे उस लिहाज से भी बढ़ते हैं कि आपने आबादी को भी तो देखना होता है। तो शरह नमू जो है वो 2% बहुत मुश्किल से अगर हो तो उससे तो काम बिल्कुल नहीं बनेगा, फिर तो हमें और ही जो खसारा भी होगा और कर्जे लेने पड़ेंगे। अब तरक्की की शरह को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट का सरमायाकारी बहुत ज़रूरी है और सरमायाकारी के लिए आप सबसे बड़ा मसला तवानाई बहुत महंगी है, उसको सस्ता किया जाए। बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो रिकॉर्डिंग के ऊपर सऊदी अरेबिया से बातचीत चल रही है। जो $70 बिलियन का अगले 4-5 साल में तखमीना है वो एकदम नहीं आएंगे, मगर अभी आपने देखा कि पहले 4 महीने में तो कुछ डॉलर नहीं आए, मगर उम्मीद है कि पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन लोकल सरमायाकारी भी तो होनी चाहिए। तो चाहिए कि बहुत से अगर हम एनर्जी के मसले को हल करें, टैक्सों के निज़ाम को कुछ सादा करें, तो जो लोकल सरमायाकार हैं उनको भी मौके दें, तो फिर जो हमारी तरक्की की शरह बढ़ सकती है और आप देखेंगे कि फिर कुछ जो इस वक्त बेरोज़गारी बढ़ रही है वो कम हो और उससे फिर महंगाई भी कम हो सकती है। बिल्कुल, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ है उमर हयात, आपसे MD IMF का भी बयान आपने देखा है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात मैं देख रहा था, टैक्स टू GDP है वो 12% है, वो कह रहे कि 15% तक यहाँ ले जाने का मामला है। इस जानिब जो है वो उनकी तो ख्वाहिश है, हमारी कोशिश क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। यकीनी तौर पर जो MD IMF ने बात की है वो दुरुस्त है कि 15% तक, लेकिन हमने ये देखा कि जो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन रह चुके हैं उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि टैक्स टू GDP रेशो जो है वो 20% तक ले जाने का पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है और हम इसे लेकर जाएंगे, लेकिन वो नहीं ले जा सके। पाकिस्तान में पोटेंशियल इसमें मौजूद है कि आप टैक्सेस जो है वो कलेक्शन, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स कलेक्ट करें, लेकिन इस हवाले से इन्फोर्समेंट की काफ़ी कमी है। और इस हवाले से FBI भी बार बार ये कहता रहा है कि हमारे पास जो अफरादी क़ुव्वत है वो कम है, जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट में हमें मसाइल का सामना है। और फिगर चेयरमैन FBI की जानिब से भी दिया गया कि 15 मिलियन हम टैक्स दहिंदगान अगर कर लेते हैं तो हमें मज़ीद हमारा GDP रेशो वो भी बढ़ जाएगा और हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि 9.4 ट्रिलियन का जो ये टारगेट है करंट ईयर का, तो इसमें अगर देखा जाए तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि इस वक्त तक FBR जो है वो अपने हदफ से ज़ायद टैक्सेस इकट्ठे कर चुका है, लेकिन आगे जाकर FBR को रेवेन्यू कलेक्शन में मुश्किलात होंगी, और वो इसलिए होंगी क्योंकि आपका इंपोर्ट जो है वो कम हो रही है और इंपोर्ट के कम होने की वजह से टैक्सेस की शरह जो है, जो कलेक्शन है उसमें भी कमी आएगी। इसीलिए IMF ने मुतालबा किया कि आप जो है वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर प्रॉपर्टी है या फिर इसके साथ साथ रिटेलर्स हैं उन पर टैक्स लगाएं, लेकिन हुकूमत ने जो है वो इस हवाले से IMF को राज़ी कर लिया है कि जो रिटेलर्स या एग्रीकल्चर या फिर प्रॉपर्टी पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि एक विंडफॉल टैक्स जो बैंकों का मुनाफा है, मुनाफे पर पहले भी टैक्स है, लेकिन जो इजाफी मुनाफा है उस इजाफी मुनाफे पर जो है वो 40% तक टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि अगर एक बैंक है वो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, अगर एक महीने में उन्होंने कम मुनाफा कमाया, दूसरे महीने में अगर उन्होंने हदफ से ज़्यादा मुनाफा कमाया तो उस पर टैक्स होना चाहिए। और यही वजह है कि अगर इसी तरह जो पॉलिसी मेयर्स हैं वो अगर लिए जाएंगे तो डेफिनेटली जो हम एक टैक्स जो हमारा कलेक्शन है उसमें हम पीछे रह जाते हैं, तो उसमें इजाफा भी हो जाए। बैंकों के मुनाफे पर है तो वो जो टैक्स है वो भी वहाँ के जो कंज्यूमर हैं बैंक के
जिनका पैसा वहाँ पर है वो उसमें आएंगे, उनको ये टैक्स देना पड़ेगा, या खालिस्तान बैंक्स ही वो टैक्स देंगे विंडफॉल की मद में? ये बैंकों का मुनाफा होता है और बैंकों के मुनाफे पर ही टैक्स होता है, जो कंज्यूमर हैं वो इसमें नहीं आते। और इसी तरह अगर देखा जाए तो बैंकों का ख़ास तौर पे उसमें मुनाफे में बड़ा इजाफा देखने में आया है। उनकी बैलेंस शीट अगर चेक की जाए तो जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके मुनाफों में काफ़ी हद तक जो है वो तकरीबन किसी बैंक के 35%, किसी के 40% जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। तो इसीलिए हुकूमत के पास एक ये मौका था कि विंडफॉल लेवी इसको कहा जाता है, विंडफॉल लेवी जो है वो आयद की जाए ताकि जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का हदफ कम हो जाए अगर, तो फिर उसको इससे, और ये बाकायदा तौर पर ये भी आपको बता दूं कि इसके लिए कोई मिनी बजट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी चाहिए और अगले माह से जो है ये टैक्स वसूली विंडफॉल लेवी जो है ये वसूल करना शुरू कर दिया जाएगा, शुरू होगा तो उससे भी टैक्स में जो है वो बेहतरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ में आपने अभी बड़ा एक अहम पॉइंट बात की कि अगली हुकूमत के लिए खासा चैलेंज होगा, निगरान सेटअप है, इन्होंने तो कर लिया। अभी आज हम खबर भी पढ़ रहे थे कि जो बुनियादी टैरिफ बिजली का है वो भी मार्च तक जो है वो रोका जाएगा, उसके बाद बढ़ाया जाएगा। तो फिर अगली हुकूमत जो आएगी उसके लिए तो फिर सिर्फ और सिर्फ मुआशी चैलेंज ही है, और जो महंगाई का हम तसव्वुर कर रहे हैं कि एक मुंतखब हुकूमत आएगी, चीज़ें कुछ बेहतरी की जानिब होंगी, उसकी तो फिर तवक्को नहीं हो सकती। जी, आते ही उनको एक तो बहुत बड़ा IMF का प्रोग्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़खायर इतने नहीं हैं कि जो हमने बैरूनी कर्जा जात की अदायगी करनी है उसके लिए तो बहुत ही कम हमारे पास पैसे हैं। तो ये बात तो तय है कि हमारे पास तो 20 अरब डॉलर हर साल नहीं है कि अगले 3 साल में हम 60 अरब डॉलर वापस कर सकें। तो लामहाला एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चाहिए होगा जिसमें कम से कम हमें 10 से 15 बिलियन डॉलर की इमदाद दे IMF आने वाले कुछ सालों में। अब उसके लिए तो आपको पता है कि उनकी शराइत तो यही होती हैं कि आप अपने अखराजात कम करें, आप जो है यूटिलिटीज़ की कीमतें बढ़ाएं, क्योंकि हम ये चीज़ भूल जाते हैं और IMF भी इसी तवज्जो नहीं देता कि जो टैक्सों के निज़ाम के अंदर हमने मरात याफ्ता तबकों को छूट दे रखी है 1500 अरब की, उसको तो कम से कम हम ख़त्म करें, कि उससे फिर ये फ़ायदा होगा कि कम से कम हमें बेजा चीज़ों की जो कीमतें नहीं बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ से हम ये खसारा किसी हद तक पूरा कर सकते हैं। अब ये ज़्यादती की बात है कि जो तनख्वाह याफ्ता तबकात हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सेल टैक्स भी 18% दें और ज़ाहिर है सैलरी वाले अपने आमदनी उनकी महदूद है उसके ऊपर इतना हैवी इनकम टैक्स दे। और आप देखते हैं कि सब मोबाइल यूज़र से भी 15% इनकम टैक्स लिया जाता है, मगर अमीर तबकात जो है, जो मरात याफ्ता है, उनके ऊपर टैक्स की छूटें ख़त्म नहीं की जाती। और ये ऐसा मसला है कि जैसे अभी एग्रीकल्चर आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हम विंडफॉल गेन लगा लेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स चूँकि उसमें भी मरात याफ्ता तबकात आते हैं और जो ज़ाहिर असम्बलियों में भी लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में मसला है कि अगर टैक्स देना तो सबको फिर अपनी आमदनी के लिहाज से देना चाहिए, जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। तो ये लोग फिर भी हर दफ़ा बाहर रह जाते हैं। फिर प्रॉपर्टी में जो बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन कमा रहे हैं लोग, वो भी बस बराए नाम टैक्स देते हैं। तो होना चाहिए फिर हर तरह की आमदनी चाहे किसी भी ज़राए से हो, सबके ऊपर बराबर सतह का टैक्स लगाना चाहिए। इससे फिर एक तो माशरे में भी इस बात का इम्कान कम हो जाता है कि जो खलीज है अमीरों और गरीबों के दरमियान वो कम हो, और दूसरा इससे ये भी फ़ायदा होता है कि बहुत सा पैसा जो है वो इस तरह से अमीर लोगों से निकल कर पब्लिक फंड में आ जाता है, और वो फिर उसको अगर हुकूमतें मुंतखब बेहतर इस्तेमाल करें तो आम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अब IMF तो इन चीज़ों में नहीं पड़ता, ये तो पॉलिसी डिसीजन है, वो तो नंबर्स देखते हैं कि जी अगर आपके पास आसानी से ये टैक्स नहीं लगाए जा सकते तो फिर आप पेट्रोल में 60%, अब देखिए ना 60 रुपये पर लीटर तो अभी हाईएस्ट टैक्स लगा हुआ है, पेट्रोलियम लेवी कहें जो उसको कहें। और यहाँ से फिर वही तो मैं भी और एक आम आदमी भी बड़ा ज़्यादा कमाने वाला भी उस एक तरह का ही 1 लीटर पे टैक्स दे रहा है ना 60 रुपए। तो ये तो फिर अमीरों के लिए तो फिर ये सब्सिडी होगी और गरीबों पे बेजा टैक्स हो गया। तो ये इस तरह के टैक्सेस जो हैं वो फिर बगाड़ पैदा करते हैं। अगर आप सेल टैक्स 18% ले रहे हैं, आप पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए पर लीटर ले रहे हैं, तो इससे तो फिर ज़्यादातर डॉक्टर साहब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो मामलात हैं, पेट्रोलियम लेवी हो या GST, हर चीज़ पर जो है वो लोग दे रहे हैं हर तरह से,
तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का ज़्यादा काम आसान होता है कि टैक्स रेवेन्यू दिखा दिया हमने जनाब इतना 9,415 जो है वो हदफ हासिल कर लिया है, और जब टैक्स पेयर की गिनती होती है तो पाकिस्तान में वो ना होने के बराबर है। ये काम आसान है इसलिए इसी तक महदूद है। जी बिल्कुल, देखिए ना, जब कहा जाता है कि जो लोग उनकी काबिल टैक्स आमदनी ज़्यादा है आप उनसे ले, तो उनसे तो रिटर्न्स भी नहीं दे रहे, और वहाँ आपने देखा है कि अजीब सी हरकत की हुई है कि आप नॉन फाइलर हैं, बस थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा दे दें। अब वो थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा भी वो लोग ऐसे होते हैं जो हम पे और आप पे पास ऑन कर देते हैं, तो वो तो फिर टैक्स के एम्बट में आते ही नहीं है, जो हमें बार बार इस तनकीद का सामना करना पड़ता है दुनिया में कि हमारे यहाँ टैक्स बेस जो है वो बहुत नैरो है, हमारे यहाँ बहुत महदूद है टैक्स की बेस। वो इसी वजह से है कि ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स भी नहीं कहना चाहिए, असल में वो हमसे और आपसे लेकर वो दे देते हैं, तो उनको हुकूमत ने बाहर रखा हुआ है। और जो बेचारे सैलरी वाले हैं या फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले हैं, अल्टीमेटली जो कंज्यूमर ही है जो हर तरह का टैक्स जो है डॉक्टर साहब वो दे रहा है। सही आप बात करें डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर है कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ मस्बत है, सेंटिमेंट बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। इसको देखते हुए लग रहा है कि पाकिस्तान में मईशत बहुत बेहतर है। क्या वाकई बाकी तमाम पूरा जो हम इकनॉमिक इंडिकेशन करें तो वो पॉजिटिव है? ऐसे तो नहीं कि कोई जो हमारे अपने हुकूमत के मसाइल माशी उसमें कुछ बहुत बेहतरी है, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि अब हुकूमत खुद ही बहुत ज़्यादा कर्जा उठा रही है। जब आप इतना ज़्यादा मार्केट से लोन लेते हैं बैंकों से, तो जाहिर है कि उसका नतीजा तो फिर यही निकलता है। और वो फिर आपको पता है कि इतना महंगा कर्जा 22% जब आपका डिस्काउंट रेट हो, तो फिर तो लोग जाहिर है कि अब रियल स्टेट में भी पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो सारा पैसा मनी मार्केट में आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है, और यहाँ जो प्रॉफिट्स हैं वो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मगर दूसरी तरफ अगर आप महंगाई की शरह देखें 30%, तो ये जो हमारे सिर्फ सिफरे और नंबर बढ़ रहे हैं, तो उससे कुव्वत खरीद भी तो उतनी ही कम हो गई है। तो गोया ये इस लिहाज से लगता है, मगर ये आपका बिल्कुल सही मुशाहिदा है कि ये किसी बहुत अच्छी माशी तरक्की का नतीजे में स्टॉक एक्सचेंज में हमें बेहतरी नज़र नहीं आती, बल्कि इसकी बड़ी वजह हमारे यहाँ हुकूमत की अपनी जो पॉलिसी है, जिसमें जाहिर है कि कर्ज़ों पे इन्हिसार है अंदरूनी तौर पर भी, और ये आप देखते हैं कि देखते देखते 70 ट्रिलियन तक मामला पहुंच चुका है। तो इतने कर्जा जात में तो फिर हुकूमत जाहिर है कि इन मार्केट्स में तो तेजी आएगी, जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है। ये कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं शायद उतनी उस तरह से है नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उमर हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ फिर मज़ीद मौज़ूआत के हवाले से बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसम सरमा की आमद है नाज़रीन। कराची में अंडों की मसनूई किल्लत पैदा हो गई। बेकरियों और दुकानों पर अंडों की सप्लाई में कमी आ रही है, जबकि कमिश्नर कराची की मुकर्रर करदा कीमत को नज़रअंदाज करके अंडों की फ़रोख्त का सिलसिला भी जारी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर बात करेंगे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ कि वजूहात क्या है कि इतनी कीमत बढ़ रही है। अंडों की कीमतों के हवाले से हम बात करें तो ट्रिपल सेंचुरी भी क्रॉस कर गई है, और जो कीमत है वो 290 कमिश्नर कराची ने की है मुकर्रर। गुलाम मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउदर्न रीजन। बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहब आपके वक्त का। ये इतनी कीमतों की खुद से जो बढ़ गई है मार्केट में, क्या वजूहात है आपकी जानिब से? अंडों की सप्लाई कम है, किल्लत है, क्या वजूहात है? बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। देखिए, आपके चैनल पे भी इससे पहले भी पोल्ट्री ब्रायलर और अंडे के मुतालिक कई प्रोग्राम हुए हैं। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री का तो आपको मालूम है कि पिछले 1 साल से जब वो सोयाबीन पे हमारी वो पाबंदी लग गई थी, उसके बाद से सारी इंडस्ट्री जो है वो बड़ी लॉस में चली गई, और लेयर और ब्रायलर दोनों फार्मर बहुत परेशान हो गए। उनकी कास्ट प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, और इसकी वजह से देखें, एक तो हमारे फार्मर को काफ़ी लॉस हुआ है। उस लॉस की वजह से पीछे प्रोडक्शन पूरे पाकिस्तान में कम है, ब्रायलर की भी कम है, लेयर की भी कम है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। और जब इसकी लॉस जो है वो लॉस खुद से पैसे बढ़ा के पूरा किया जा रहा है गुलाम साहब?
नहीं, देखें लॉस कभी ये बढ़ा के पैसे कभी रेट कर हो नहीं सकता है ना। ये हमारी इंडस्ट्री का, हमारी जिस तरीके से दूसरे हमारे फल फ्रूट और सब्जी के मामला होते हैं, इसका रोज का रेट होता है, डिमांड और सप्लाई होती है। डिमांड नहीं होती है, आज से आप अंडे का मार्केट आज से 2-3 महीना पहले आप देख लें, 6,500 रुपये में भी जो पेटी बिकी वो सारे फार्म बंद हो गए। फार्मर ने बहुत बड़ा लॉस किया उसकी वजह से। तो हमारे पास अभी देखें ये थोड़ा सा मामूली सा जो हमारे पास जो मौसम चेंज हुआ है, उस मौसम चेंज की वजह से मार्केट की थोड़ी सी डिमांड बढ़ी है तो उसकी वजह से रेट भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और तो अगर तो मौसम सर्द हो गया गुलाम मोहम्मद साहब, दिसंबर का एंड और जनवरी में यहाँ सर्दी होती है, तो फिर तो ये 500 तक भी जा सकती है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कीमतें तो फिर क्या 500-600 रुपए दर्जन में हो जाएगी? नहीं, देखिए वो इतना तो नहीं होता है, लेकिन अब ये हमारी मेरे ख्याल में एक रेट इनका जो होता है ना कि जैसे जैसे मौसम सर्द होता है तो इसकी डिमांड पूरे पाकिस्तान में बढ़ जाती है। कि यहाँ पर अंडे का आप भी अपने घर पे इस्तेमाल करते होंगे, देखते हैं कि एक डिमांड बढ़ती है। उस डिमांड की वजह से थोड़ी सी अगर हमारी प्रोडक्शन कम है तो उसका रेट बढ़ जाता है, और अगर डिमांड नहीं होती है तो उसकी रेट नीचे आ जाता है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा अभी जो रेट थोड़ा सा बढ़ा है, और इसकी वजह सिर्फ देखें 40% हमारे जो है वो लेयर फार्म, खासकर हमारी कराची सराउंडिंग एरिया में फार्मिंग बंद हो गई है। उस बंद होने की वजह से अब हमारी शेर की खपत है, हमारे साथ बलोचिस्तान भी लगा हुआ है, बलोचिस्तान की भी खपत अभी तो सिचुएशन जो है वो जिंदा मुर्गी की गुलाम मोहम्मद साहब जो कीमत है वो अंडों की कीमत के बराबर आन पहुंची है। देखिए ये तो मैंने आपको बताया ना कि देखिए हमारी इंडस्ट्री पे पूरे 1 साल लगते हैं इसको वापस री-रेगुलेट करने के लिए। अब वो जो हमारी सोयाबीन की जो हमारी बंदिश हुई थी, जो हमारी पूरी इंडस्ट्री 50% जो है हमारी ख़त्म हो गई थी, उसकी वजह से उसके असरात, अब ये तो ऐसा नहीं है ना कि अब देखिए ये 6 महीना पहले जिस बंदे ने चूज़ा डाला है उसका आज अंडा आएगा। अब 6 महीना पहले लोगों के पास चूज़ा ही नहीं डल सका लेयर का, उनके पास न फीड के पैसे थे और न अंडे का रेट था, उसकी वजह से अब फार्म बंद हो गए, उसकी वजह से अब रेट बढ़ा है। अब हमारी डिमांड और सप्लाई अगर बराबर हो तो वो रेट हमारा नहीं बढ़ता है, एक रेट मैनेज होता है। ब्रायलर के साथ भी यही हुआ है, और अभी भी हमारी गवर्नमेंट सतह पे काफ़ी दरख्वास्तें पड़ी हैं कि भाई ये हमारी जो सप्लाई जो हमारी इंपोर्ट के, हम देखें हमारी इंडस्ट्री। लेकिन सर उस वक्त भी गोश्त की कीमत जो ब्रायलर की है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी, उसमें भी कंट्रोल उस तरह नहीं हुआ, हुकूमती रेट और थे। अब हुकूमत जो रेट दिया है, अब इस रेट को फिर आप मान ही नहीं रहे हैं, 290 रुपए। अब छोटे अंडे भी हम देखते हैं वो फरोख्त हो रहे हैं, और बड़े साइज़ के अंडा है वो भी उसी कीमत में 350-360 में। अच्छा देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ऐसे कोई सवाल नहीं है कि गवर्नमेंट रेट करना ये गवर्नमेंट कमिश्नर का काम है, और वो उसको कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि उसको कोई मान नहीं बताता है। हम कमिश्नर ऑफिस में हमने दरख्वास्त की है, आपकी तवस्सुत से भी हम यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारी जो इंडस्ट्री चाहे ब्रायलर है चाहे लेयर है, वो डिमांड और सप्लाई का उसका होता है कि अगर डिमांड बढ़ जाती है, देखिए जैसे हमारे पास आम टाइम पे आपने देखा होगा टमाटर, तो सर फिर फैसला तो हो लेने देना। आप देखें, आप बड़ी अच्छी बात की आपने गुलाम साहब, मेरी गुजारिश सुन लें। आपने कहा कि हमने दरख्वास्त दी है कमिश्नर ऑफिस में, जब कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्त दी, आपकी मुलाकात हो, बातचीत, मामला हल हो जाए, जो रेट निकले वो रेट पे होना चाहिए। अब कमिश्नर ऑफिस में 290 है, आप कह रहे हैं डिमांड ज्यादा हुई तो 360-350 पे पहुंचे। जी आप मेरी बात देखिए, वो दरख्वास्त हमने ये दी है कि देखिए जो फार्म एज ए हम प्रोड्यूसर है, जो फार्म पे अंडा जिस रेट पे बिकता है उसके साथ आप इसका रेट कर दें। अब इस वक्त हमारे पास अंडा फार्म से 9,400-9,500 रुपए में बिक रहा है। अब उसकी वजह से थोड़ा सा मामूली सा शहर में ये थोड़ी सी जुर्माने की वजह से ये मामला थे, वो भी हमने दरख्वास्त की कि भाई ये एक चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका रेट, अब हमारे पास पीछे प्रोडक्शन ही नहीं है, अब अगर प्रोडक्शन नहीं है तो माला इसका रेट बढ़ेगा। अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट सतह पे हमारी बात हो रही है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले 8-10 दिनों के अंदर हमें सोयाबीन जीएमओ की इजाज़त मिल जाएगी। उसमें अगर इजाज़त मिल जाएगी तो इंशाल्लाह अंडा भी नीचे आ जाएगा। ब्रायलर तो सर्दियों में भी कीमत कम हो जाएगी, सर्दियों में भी कीमत कम रहेगी, बिल्कुल 100% हो जाएगी। अच्छा 100% हो। चलें, ये तो बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी हमारी ये सारी दरखास्तें उनके पास चले, सोयाबीन के मामला अगर गवर्नमेंट के पास हल हो तो आम आदमी जो है
उस बेचारे के लिए तो अब अंडा पराठा ही रह गया है, अब इससे गरीब आदमी तो वो भी नहीं हासिल कर पा रहा है। बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहब, हमारे से चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन। और आगे बढ़ेंगे, एक अच्छा इकदाम ये हुआ है पंजाब हुकूमत में कि आटे की कीमत मुकर्रर कर दी है। 10 किलो का थैला परचून नर्ख पर 1399 रुपये में मिलेगा। आटे के थैले का एक्स मिल रेट कीमत जो है वो 1374 रुपये होगा। इस पर हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रज़ा अहमद साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपके वक्त का। ये जो कीमत मुकर्रर की गई है पंजाब में, तो अब एक्स मिल और इसमें को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। अब ये कीमत कितनी देर के लिए फिक्स है, इस पूरे सीज़न के लिए? देखिए, अगर गवर्नमेंट इसी रेट पे 4700 रुपीज़ पर 40 kg रिलीज करेगी तो फिर ये हिट रहेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें कोई प्लस माइनस करती है, ज़्यादा करती है तो कीमत बढ़ जाएगी, अगर कम करती है तो कीमतें कम हो जाएंगी। ये इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट किस रेट पे रिलीज रखती है। अगर यही रेट रहेगा तो फिर यही रेट रहेंगे। तो अभी जो इंपोर्ट गंदम कहा गया है कि बहुत ज़्यादा हुई है, उससे कीमतें आटे की नीचे आएंगी, तो ये इंपोर्ट गंदम है जो आप लोगों तक पहुंची है, ये क्या है? ये तो सरकारी गंदम है जी, जो 3900 में गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस दी थी और खरीदारी की थी और गोदामों में भी थी, ये उसको रिलीज किया गया है। जो इम्पोर्टेड वीट है वो तो बहरहाल सस्ती थी, लेकिन इस टाइम पे जो सरकारी नर्ख है गंदम के जो गोदामों में पड़ी हुई है वो 4700 रुपीज़ पर 40 kg रिलीज होने जा रही है, या 2 दिन पहले से शुरू हो चुकी है। अच्छा, ये थोड़ा सा समझाएगा कि अगर 3900 रुपये सपोर्ट प्राइस उस वक्त रखी गई, अब आपको 4700 वो मिल रहा है, तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? जब जिस वक्त ये ख़रीदारी हुई थी वो 4000 भी नहीं थी और अब वो 4500 क्रॉस कर रही है। जी, इसकी बेसिक रीज़न है बैंक्स के जो मार्कअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हायर साइड। अच्छा, मार्कअप है, अंदाज़न 80 रुपये फी मन गवर्नमेंट को जो रेट है ये पड़ता है। नॉर्मली पिछले सालों में अगर आप देखें तो 100-150 रुपये का या 200 रुपये का डिफरेंस होता है। जिस तरह पिछले साल जो गंदम 2200 में ली गई वो 2300 में उसका इजरा किया गया, और उससे पिछले साल अगर देखें तो 1800 वाली जो सी है वो 2000 या 2200 में दी गई थी। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट किस साल में किस रेट पे देना चाहती है। ये पूरा रेट जो यूनानिमसली नहीं हो सकता कि बाकी सूबे भी, क्योंकि है तो सूबाई चैप्टर, बाकी सूबे भी इस तरह से रेट जो है वो फिक्स कर दें और चीज़ों को हो सके, किसी जगह कुछ मिल रहा है, किसी जगह बहुत महंगा है, ऐसा पॉसिबल होता है? देखिए, डेवोल्यूशन से पहले ना 2018 डेवोल्यूशन से पहले जब ये सूबाई चैप्टर नहीं था, उस टाइम पे तमाम सूबों में एक रेट होता था। हमने इस दफ़ा भी अपने एसोसिएशन लेवल पे रिक्वेस्ट की है वफाक से कि वो पूरे पाकिस्तान में यकसा रेट करें, क्योंकि देखें पास्को की रिलीजेस जाती हैं उन सूबों को जहाँ पे वीट प्रोड्यूस नहीं होती। जी बिल्कुल। सिंध और में गंदम अपनी होती है, बाकी बलूचिस्तान और केपी के जो उनसे हैं वो पास्को से गंदम लेते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट थी वफाक से कि आप इसको एक यूनानिमस रेट करें ताकि पूरे पाकिस्तान में आटे का एक रेट हो, खरीदारी एक रेट भी होती है और आटे का प्राइस है वो भी एक होनी चाहिए, ना कि ये डिफरेंट हो। बिल्कुल। तो अभी तक उस पर नहीं हुआ है असेंबली, क्योंकि अभी तो नहीं है, लेकिन जब कमिंग असेंबली हुई तो डेफिनेटली उस पर हमारा ये स्टैंड दोबारा हम इसको टेकअप करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई बेहतरी है। खाली फूड ही नहीं, मैं समझता हूँ एजुकेशन, फूड और हेल्थ, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो वफाक के पास रहने चाहिए और पूरे मुल्क में एक जैसा। तो ये बैनुल-सूबाई स्मगलिंग भी जो है वो भी रुक जाती है और एक जैसी कीमत होगी तो इशू भी उस तरह से नहीं होगा जब पास्को रिलीज़ करे। बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। और कोयटा की बात करेंगे, तनूर मालिकान ने हड़ताल 6ठे रोज़ भी जारी रखी हुई है, तमाम तनूर बंद हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे दानिश मुराद हमारे साथ मौजूद हैं। जी दानिश, अब तनूर मालिकान के मुतालबात नहीं माने गए हैं क्या?
तंदूर एसोसिएशन, जिसे नान बाई कहा जाता है, नान बाई शहर भर की जो तंदूरें हैं, ये तादाद कोई 300 के करीब बताई जा रही है कि 300 के करीब जो तंदूर है आज शहर भर में बंद है, जिससे जो आम शहरी हैं, बिलखसूस जो मुसाफिर तबका है, जो स्टूडेंट तबका है, जो बाहर से यहाँ पढ़ने, कारोबार करने और जो दिगर उमूर है उस सिलसिले में यहाँ पर आते हैं, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तंदूर बंद है, जिससे जो चपाती माफिया हैं, जो होटल माफिया है, उनका यहाँ पर एक जानिब उनकी काफ़ी उनके कारोबार में मस्बत फ़र्क पड़ा है, तो दूसरी जानिब वो आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। चंद शहरी भी मौजूद हैं, पहले इनसे बात करते हैं, फिर मज़ीद डिटेल्स देंगे। सर, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात है, क्या सूरत है? बिल्कुल काफ़ी मुश्किलात है। मैं ख़ुद हॉस्टल में रह रहा हूँ, सुबह के नाश्ते के लिए, दोपहर की रोटी के लिए। अभी तकरीबन ये 5वां छठा तंदूर है, मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ये बंद है। ज़िला इंतज़ामिया ना इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, ना इस हवाले से नोटिस ले रही है, तो हमें काफ़ी मुश्किलात इस हवाले से। सर, आप क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है और इस हवाले से कोई मुतालबा करते हैं आप? सर, क्या बोल सकते हैं कि हुकूमत जो है ना इन पर तवज्जो दे, और बिलखुसूस जो नान चपाती वाले हैं वो भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, खामखा जो नहीं है भी देख रहे हैं आजकल। तो बिल्कुल मैं खुद जो है अभी लेने का आया हूँ। तो इनका यही मुतालबा है कि 100% इजाफा किया जाए। अब अगर ना इनका ये जो एहतजाज है ये जारी रहेगा, न सिर्फ इनके एहतजाज की वजह से आम तबका जो है वो मुतासर हो रहा है, बल्कि तमाम तर जो बहुत शुक्रिया दानिश मुराद, हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आवाम परेशान है और तनूर मालिकान ने इस वक्त हड़ताल किए हुए हैं। अब आपको महंगाई की सूरत हाल के हवाले से कुछ बताएंगे। इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट अपनी जारी कर दी है। कुछ अशिया महंगी और कुछ सस्ती हुई हैं। इसमें आपको बताएंगे एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.73% इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.8% रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते में टमाटर 4% महंगे हुए, आलू 4.5% तक महंगे हुए हैं, आटा 2.4%, लहसुन 2.1%, जबकि नमक 1.8%। मुर्गी की कीमत में 1.6% महंगी हुई है, जबकि गुड़, घी, चावल और दालों की कीमतों में मामूली कमी भी देखने में आई है। और व्यापार से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर से मिलेंगे कुछ अहम मामलात के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।